हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का 6 लेक्चर है। इसमें अब हम वेंचुरी मीटर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। वेंचुरी मीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाटर डिपार्टमेंट में किसी पाइप के अंदर जब लिक्विड फ्लो होता है, जैसे वाटर फ्लो होता है, मेनली उसी में यूज होता है, तो उसमें कितना अमाउंट पर सेकंड फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, उसको क्वांटिटी को कैलकुलेशन के लिए वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं। ठीक, तो हमने डायग्राम बना रखा है, आप देखें पहले डायग्राम को और हेडिंग डालें ऊपर वेंचुरी मीटर, और ऊपर भी पड़ा हुआ है वाइट बोर्ड में, देखिए वेंचुरी मीटर। देखिए ये कोई पाइपलाइन है वाटर की, पाइपलाइन के बीच में ये इतना पार्ट वाल को लगे होते हैं नट बोल्ट वगैरह से, उसको लगा दिया जाता है इस पार्ट को। इसमें यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन का ज़्यादा है, ठीक से देखना, फिर एरिया यहाँ पर कम हो गया, फिर एरिया यहाँ पर फिर इंक्रीज हो गया। ठीक, इसमें अंदर ये हमने ब्लू कलर से वाटर दिखाया है। इसमें दो जगह पर ऊपर कट होता है, एक यहाँ पर होल है, एक यहाँ पर है। ठीक, पाइपलाइन है, इसमें यहाँ कट है एक्स पर और दूसरा जेड पॉइंट लिया है, एक्स जेड वाई रैंडम 3 पॉइंट ले लिए हैं। एक्स पॉइंट पर एक कट है, इसमें एक ट्यूब लगा रखी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें हाइट पता लग जाती है कितनी हाइट तक वाटर है। एक ट्यूब यहाँ भी लगा रखी है। ठीक, अब आप पहले थ्योरी तो हम लिखाएंगे ही, लेकिन जनरल में आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, जिसको कि हमने A1 एज्यूम किया है। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब है कि B1 लेस देन B2 होगा, ये कंफर्म है। यहाँ पर A1 ग्रेटर देन A2 है, तो B1 लेस देन B2 होगा। ठीक, अब आप बर्नौली इक्वेशन पर जाएं। एरिया समझ गए होंगे, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है। वेलोसिटी ये हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन से लिखा है, AB इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी यहाँ पर कम होगी, और बर्नौली इक्वेशन का फार्मूला आपको पता है, ये दोनों सेम लेवल हैं। सेम लेवल होने की वजह से हम बर्नौली में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं लिखेंगे, वो हमने थ्योरी में बता रखा है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है। ठीक, लेवल सेम है, पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट कर दें, लेवल इक्वल होंगे इसलिए नहीं लिखा गया है। जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो कहां वेलोसिटी कम है, B1 पर। यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर फ्लूइड का ज्यादा होगा, जिसकी वजह से लिक्विड इसमें ऊपर ज्यादा हाइट तक चढ़ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कम हाइट तक चढ़ेगा। ये जो डिफरेंस H है, ये प्रेशर के डिफरेंस के इक्विवेलेंट में काम आएगा रखने के। ये दो तरह के वेंचुरी मीटर होते हैं, किसी किसी ग्रुप में दोनों बने हैं, किसी में एक बना है, और दोनों को ही आप ऐसा फार्मूला लर्न करें जो दोनों में काम आ जाए। इसमें जो ट्यूब होता है ये ओपन ट्यूब है, और इसमें वाटर ऊपर राइज करता है। इसमें क्या करते हैं, दूसरे वाले में सेम डायग्राम है, इसमें नीचे ये दो कट लगाकर और इसमें एक यू ट्यूब लगा देते हैं। उस यू ट्यूब में मरकरी भर देते हैं, ये हमने मरकरी लिखा है Hg। अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, बाकी सेम है, एरिया A1 A2 है, वेलोसिटी B1 और B2 है। देखिए यहाँ पर प्रेशर जब ज्यादा था तो वो मरकरी को डिप्रेस्ड कर देता है, यानी दबा देगा उसको। इससे यहाँ पर मरकरी का लेवल कम होता है और यहाँ मरकरी का लेवल ज्यादा होता है, तो ये मरकरी H हाइट तक चढ़ गया है। फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर वाटर ही राइज किया गया है और यहाँ पर मरकरी है। लिक्विड यहाँ पर दोनों जगह वाटर है, डेंसिटी सेम होगी। ठीक, यहाँ पर डेंसिटी वाटर की अलग लेंगे और मरकरी की अलग लेंगे। अब आप उसमें हेडिंग डालें वेंचुरी मीटर और नीचे लिखना स्टार्ट करें। लिखिए व्हेन वाटर फ्लोज, पहले डिफिनेशन नोट कर दें, सॉरी। लिखिए इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। It is a device used for measuring the speed of incompressible liquid and rate of flow of liquid through the pipes. Its working is based on Bernoulli theorem. फिर बोल रहे हैं it is a device used for measuring the speed of incompressible liquid and rate of flow of liquid through the pipes. Its working is based on Bernoulli theorem. अब
नेक्स्ट में डायग्राम बनाकर नीचे लिखना स्टार्ट करें। लिखिए व्हेन वाटर फ्लोज इन द ट्यूब एक्स वाई द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट जेड इज लार्जर देन एक्स, वो हमने लिख दिया है नीचे। वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट जेड इज लार्जर देन एट एक्स, hence the pressure at z is less than at x. This pressure difference is measured by vertical tube. This pressure difference is measured by vertical tube. और उसमें ये पॉइंट आप जरूर लिख देना थ्योरी में लिखते समय कि ये एरिया A1 B1 है और B1 लेस देन B2 होगा। ये किसके अकॉर्डिंग टू है? बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, वो यहीं पर नीचे लिख देना, ठीक है। और ये इस फार्मूले से अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, ठीक, वेलोसिटी V1 कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब कि प्रेशर P1 ग्रेटर देन P2। हमने इस पॉइंट पर प्रेशर P1 माना है और यहाँ पर प्रेशर P2 माना है। यहाँ भी प्रेशर P1 है और इस पॉइंट पर प्रेशर P2 है, ठीक है। तो दोनों बातें जरूर, कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या तो उसमें प्रेशर का फार्मूला लगेगा या कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी और या बर्नौली इक्वेशन, इसके अलावा कुछ नहीं लगना है, ठीक है। तो आगे लिखें कैलकुलेशन में। देखिए लेट A1 A2, हमने कैपिटल A1 A2 लिए हैं इसलिए कैपिटल A1 A2 लिखना। लेट A1 A2 बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट A1 A2 बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the tube B1 and B2 are the velocities of the flow of water, velocities of the flow of water, and P1 P2 are the pressure at point X and Z by principle of continuity। फिर बोल रहे हैं let A1 A2 कैपिटल में be the area of cross section of the tube, B1 and B2 be the velocity of the flow of water, and P1 P2 are the pressure at point X and Z by principle of continuity। तो according to continuity principle A1 B1 is equal to A2 B2, तो यहाँ से A1 अपान A2 is equal to B2 अपान B1 आएगा। ये लिख के रख लें, आगे इक्वेशन काम आएगी। आगे लिखें if rho is the density of water, if rho is the density of water and flow in the tube is horizontal, then by Bernoulli theorem, if rho is the density of water and flow in the tube is horizontal, then by the Bernoulli theorem, चलिए बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। कहाँ कहाँ लगानी है? at point X and at point Z। बर्नौली थ्योरम at point X and Z लिख देना। तो जरा X पर चेक करें, प्रेशर यहाँ P1 लिया है, वेलोसिटी V1 है, डेंसिटी सेम है, यहाँ पर प्रेशर P2 है और वेलोसिटी V2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ठीक। इसमें प्रेशर P1 P2 को एक साइड ले आए, P1 ग्रेटर देन है इसलिए P1 माइनस P2 लिखा है, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हम इसमें से V2 अपान V1 की वैल्यू पुटअप करेंगे इसलिए V1 को कॉमन ले लें, हाफ रो V1 स्क्वायर, ये ध्यान रखना V1 है, हाफ रो V1 स्क्वायर ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और माइनस 1 करते हैं। यहाँ पर प्रेशर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर और बाई इक्वेशन नंबर 1 V2 अपान V1 है A1 अपान A2, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक। ये बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1, ठीक है। नोट करें। अब यहाँ पर जो है वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी बाई इक्वेशन 1। लिखिए इफ h is the difference in the level of water, if h is the difference in the level of water in the vertical tube, then देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल ट्यूब जो है दोनों
इनमें डिफरेंस लेवल का h है, तो नेचुरल है कि जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2 वो h और g के इक्वल होगा, और रो सेम है क्योंकि यहाँ भी वाटर है और ऊपर इसमें ट्यूब के अंदर भी वाटर है। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी जाए, h रो g इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, इसमें यहाँ पर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया आपने, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर रो कैंसिल हो गया और आपका V1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। यहाँ पर दोनों तरफ रो को कैंसिल करें, हमें यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है V1, तो नेचुरल है ये चीज डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है ना, तो A2 तो स्क्वायर में है इसलिए हमारा रूट के बाहर आ गया। ठीक, वहाँ की क्वांटिटी अंडर रूट में, तो 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हमारी वेलोसिटी आई है कैलकुलेट होके। A2 ब्रैकेट में सॉरी रूट के अंदर 2GH, डिनोमिनेटर में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, नीचे लिखा है इफ Q बी द वॉल्यूम फ्लो रेट, इफ Q be the volume flow rate in the tube then Q is equal to होगा A1 B1 या A2 B2, क्योंकि हमें B1 मालूम है तो B1 की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, तो A1 A2 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हमने वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल लिया है। नोट करें इसको, ये हमने वॉल्यूम फ्लो रेट निकाला है। इसमें ये जो हमने वेलोसिटी निकाली है ये V1 निकाली है, आप अगर V2 को निकालना चाहें तो वहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देना और उससे आप V2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम फ्लो रेट ही निकाला जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दें, ये जो आपने एक्सप्रेशन बनाया है ये फर्स्ट के लिए है, सेकंड में जब आप डालेंगे P1 माइनस P2 तो नेचुरल है कि उसमें जो डेंसिटी यूज होगी वो डेंसिटी मरकरी की यूज होगी। ठीक है, यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस H लिया है और यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस H लिया है, तो जो आप यहाँ पर ऐसा करें कि आपने वेंचुरी मीटर का ये एक्सप्रेशन हो गया। अगर होम एग्जाम में कुछ नहीं लिखते हैं तो आप स्ट्रिक्टली इतना ही डेरिवेशन करके आए वहां पर, ठीक है ना। और नीचे यहाँ पर लिखें फॉर सेकंड डायग्राम, नीचे नोट करें फॉर सेकंड डायग्राम। लेकिन न्यूमेरिकल में ये दोनों डायग्राम आपके 11th में यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर हम सेकंड डायग्राम लेंगे तो उसमें P1 माइनस P2 जो डेंसिटी लेंगे उसमें HG लगा दें, रो HG होगा, ये P1 माइनस P2। ठीक है, तो उसमें क्या है कि यहाँ जो डेंसिटी है वो वाटर की होगी और यहाँ पर डेंसिटी किसकी होगी, मरकरी की होगी। तो इसी एक्सप्रेशन से हम यहाँ पर आप अलग से पॉइंट डाल के लिख देना फॉर सेकंड डायग्राम, ठीक है ना। दूसरे डायग्राम के लिए जो नीचे वाला ये फिगर नंबर 2 है, तो इसमें अब आप यहाँ पर डेंसिटी Hg की रो H लगा दिया इज इक्वल टू हाफ, जो रो अब आएगा ये वाटर का है, हमने इसे अलग अलग कर दिया, यहाँ वाटर यहाँ मरकरी, और बाकी सब सेम है। V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो V1 आ रहा है आपका वो नोट कर लें आप, या वॉल्यूम फ्लो रेट हम ले रहे हैं सीधे, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट में दोनों आ जाते हैं A1 और A2। ये वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो इसमें आप Q इज इक्वल टू A1 A2 इन ब्रैकेट, ठीक, यहाँ पर सॉरी रूट के अंदर। अब आप क्वांटिटी नोट कर रहे हैं, फार्मूला नोट कर दे रहे हैं, ट्वाइस एच डेंसिटी मरकरी की G डिवाइडेड बाई
यहाँ पर डेंसिटी वाटर की, नीचे डेंसिटी वाटर की, यहाँ पर डेंसिटी वाटर की नोट करें और ब्रैकेट में नोट करें नीचे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ पर डेंसिटी वाटर की इन ब्रैकेट, सेम फार्मूला पर डेंसिटी का फर्क पड़ जाएगा, A1 स्क्वायर और माइनस A2 स्क्वायर, तब फार्मूला ये बनेगा। हालांकि ये फार्मूला जनरलाइज्ड है। अगर आप देख लें यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि डेंसिटी यहाँ पर वाटर की रख देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यही वाला फार्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। A1 A2, ये वाला A1 A2 √2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। नेचुरल है, ये दोनों में काम करेगा फार्मूला। या फार्मूला P1 माइनस P2 के टर्म्स में इसको लर्न कर लिया जाए तो तब भी काम करेगा ये, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, ये फार्मूला जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट या वेलोसिटी निकालने के दोनों के काम में आता है। तो ये आपका वेंचुरी मीटर का जो है वो डेरिवेशन था। आप उसमें नेक्स्ट हेडिंग डालें। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल हम ले रहे हैं, ये पैटर्न ट्यूब है PITOT ट्यूब। इसमें एक ही पाइपलाइन में, जैसे ये कोई पाइपलाइन जा रही है और इसी में दो जगह पर ये ट्यूब लगा दी है, ये कट किया और कट करके इसमें एक ओपन ट्यूब लगा दी है ऐसे, ठीक। ये जो ट्यूब आती है इनका जो लोअर पोर्शन है इसका थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पर मोल्ड कर देते हैं ऐसे करके, ऐसे थोड़ा तिरछा करते हैं। इसके करने से यह फायदा ये है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। यहाँ वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी 0 लेते हैं, यहाँ v ले लें और यहाँ पर 0, क्योंकि वाटर यहाँ पर थोड़ा रुक जाएगा, ठीक। नेचुरल या वेलोसिटी समझ लो कम हो गई है, हम आइडियल केस में 0 ले लेते हैं। तो पहले तो आप जरा दो लाइन नोट कर दें। पहले ट्यूब में लिखे, इट इज द डिवाइस टू फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इट इज द डिवाइस टू फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। It consists of two tube. It consists of two tube A, B and C, D. A, B and C, D. The ends of these tubes have a small aperture. Aperture at D is horizontal and at B is vertical. यहाँ पर एपर्चर थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और यहाँ पर एपर्चर वर्टिकल ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ हॉरिजॉन्टल कर देते हैं एपर्चर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है। एंड एट बी इज वर्टिकल, लिख दिया। द लेवल ऑफ एपरेटस इज सेम, वाटर सेम लेवल में फ्लो होगा। अब लिख दीजिए, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट बी एंड डी। अप्लाइड बर्नौली इक्वेशन एट बी एंड डी। नेचुरल है कि यहाँ पर जब वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक, तो वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से आप कंटिन्यू ये प्रेशर वाली इक्वेशन लिखें बर्नौली की, हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है कि इसमें जो लिक्विड राइज करेगा उसका लेवल कम होगा और यहाँ पर, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर कम होगा तो यहाँ लिक्विड लेवल कम हाइट तक होगा, यहाँ ज्यादा हाइट तक आता है, डिफरेंस h है। इसको नोट कर लिया जाता है, बहुत ही सिंपल मेथड है। अब आप बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं एट पॉइंट बी एंड डी। बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्वांटिटी बी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक। प्रेशर P1 इज इक्वल टू इस पॉइंट पर प्रेशर P2 और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है 0 है और पोटेंशियल आपको मालूम है कि सेम लेवल है, इसलिए जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर वेलोसिटी v देख लें कितनी होगी, v इज इक्वल टू P2 माइनस P1। इसको राइट में ले जाएं, 2 मल्टीप्लाई करें, रो ले और अंडर रूट लगा दिया, ठीक। अब P2 माइनस P1 जो है वो क्या होगा, वो h रो g के इक्वल होगा। h हाइट तक वाटर कॉलम उसमें ज्यादा है तो जो प्रेशर का डिफरेंस है वो आपका नेचुरल है कि h रो g के इक्वल है। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू लिख दें
P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एच रो जी, और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं एच रो जी। 2 हमने बाद में लिख दिया, रो कैंसिल हो गया, तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला √2GH आ गया। ठीक, अब अगर आपको वॉल्यूम फ्लो रेट मालूम करना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, उसमें वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें, इससे आपका वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। तो समझ गए होंगे पेट्रोल ट्यूब में, इसमें सिंपल बिल्कुल मेथड है, कहीं कहीं बुक्स में नहीं भी गिवन है, अगर क्लास में नहीं कराते हैं तो आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जनरल में थ्योरी में ध्यान रखना, ठीक, प्रेशर का डिफरेंस और हमने वो दोनों चीजें आपको करा दी हैं। अब आप आगे इसमें कुछ जो बर्नौली की जो थ्योरी है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी जिनको करना है, तो आप हेडिंग डालें। एप्लीकेशन में ये भी आता है जो आपने वेंचुरी मीटर और टॉर्सोली थ्योरम का जो किए हैं एक्सप्रेशन, वो भी उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें आप फर्स्ट हेडिंग डालें, ऊपर ये एप्लीकेशन हम करा रहे हैं, लिखिए ब्लोइंग ऑफ द रूफ बाय विंड स्टॉर्म। ब्लोइंग ऑफ द रूफ बाय विंड स्टॉर्म। आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज आंधी आती है, स्टॉर्म, तो जो छत की, जो मकान की जो छत होती है, रूफ, वो ज्यादा हाई वेलोसिटी की वजह से या नीचे जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से वो वहां से अलग हो जाती हैं और स्टॉर्म के साथ चली जाती हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आप नोट करें, ब्लोइंग ऑफ द रूफ बाय विंड स्टॉर्म। ब्लोइंग ऑफ द रूफ बाय विंड स्टॉर्म बहुत ही सिंपल थ्योरी है कि घर की छतों पर जो ये शेड पड़े होते हैं ऐसे, ठीक, जब एयर फ्लो होगी यानी कि स्टॉर्म आएगा तो एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जनरल में, ठीक। तो जो अंदर वाला जो पोर्शन होगा, नेचुरल है कि यहाँ वेलोसिटी v1 है, अगर यहाँ v2 है तो स्टॉर्म आने पर क्या होगा कि v1 ग्रेटर देन v2 होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी ऊपर। और अगर यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा कि अगर इस जगह प्रेशर P1 है और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 है, तो बर्नौली इक्वेशन लगाएं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, इसका मतलब P1 लेस देन P2 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। नेचुरल में जो P2 है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है, जिससे क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ को इसमें प्रेशर पड़ेगा, फोर्स लगेगा और जो रूफ है वो डिटैच हो जाती है यहाँ से, ठीक है ना। तो 2 लाइन नोट कर दें, बर्नौली इक्वेशन को हर थ्योरी में जरूर लिखें। हमने लिख दिया P1 और प्रेशर भी लिख दिया P1 P2 कहाँ पर है, ठीक है ना। ऊपर हाई वेलोसिटी होगी, नोट कर दें, when a high speed wind blows over the roof, it creates a low pressure. According to Bernoulli principle, pressure below the roof is still atmospheric pressure. Pressure below the roof is still atmospheric. So due to this difference of pressure, the roof is lifted up and then blown off by the wind. Due to the difference of pressure, the roof is lifted up and then blown off by the wind. नोट किया। सेकेंड नोट करें, देखें, अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बस आर बोट्स। देखिए, जब 2 बस या बोट पैरेलल मूव करती हैं, जैसे मान लीजिए एक बोट ये जा रही है और एक बोट ये जा रही है, इसकी भी वेलोसिटी इधर को है v और यहाँ पर भी जो वेलोसिटी है वो भी v है, या v1 v2 हो। इन दोनों से क्या होगा कि बीच में जो एयर होगी वो दोनों की हेल्प से, ये क्लोजली है, दोनों की स्पीड की वजह से, जो कि दोनों राइट को हैं, यहाँ पर स्पीड ज्यादा हो जाएगी इस जगह पर जो एयर होगी, ठीक। और ऊपर जो यहाँ पर होगी स्पीड वो तो कम रहेगी,
तो यहाँ पर जो एयर है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इससे क्या होगा, इसमें प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, तो यहाँ पर हम स्पीड V1 लिख दे रहे हैं, ऊपर V2। ये हमने जो स्पीड V ली है ये हम इसकी है, ये बस की या बोट की है, दोनों राइट को जा रही है। ठीक, अंदर इसके जो एयर है, हमने एयर की वेलोसिटी V1 और V2 ली है, यहाँ प्रेशर P1 लिया है, ऊपर प्रेशर P2 लिया है। तो नेचुरल है कि इन दोनों के जो कि सेम डायरेक्शन में ये जा रही है, तो वेलोसिटी V1 ग्रेटर देन V2 होगी, अंदर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अंदर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी P1 लेस देन P2 हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब प्रेशर अंदर का कम होगा तो बाहर से प्रेशर इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है और कॉलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कॉलिजन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर पैरेलल ट्रैक पर दो बस या बोट जा रही हैं तो उसमें इसमें कॉलिजन होने के चांस रहते हैं। ठीक, तीसरा यहाँ पर पॉइंट नोट करें, मैग्नस इफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए। मैग्नस इफेक्ट, MAGNUS, मैग्नस इफेक्ट। देखिए मैग्नस इफेक्ट प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब आप क्रिकेट में बॉल को फेंकते हैं तो वो बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जहां पर स्ट्राइक करनी चाहिए उस पॉइंट पर स्ट्राइक नहीं करती है। आप मैग्नस इफेक्ट को समझने की कोशिश करें और ध्यान रखना, हमने बता दिया 11th के लिए इंपॉर्टेंट है मैग्नस इफेक्ट। देखिए जब किसी बॉल को आप क्लॉकवाइज स्पिन करके इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो इसके आसपास की जो एयर की लेयर होती है, ये एयर की लेयर है, ये भी इसके साथ साथ मूव करेगी। जो दूर लेयर होगी उसमें कम होगी स्पीड, ये हमने क्लॉकवाइज लिया है। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे ये रोटेट हो रही है, ये बॉल है। ठीक, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये एयर स्ट्रीम है, एयर स्ट्रीम। ठीक, और बीच में ये बॉल बना रखी है। ठीक, बॉल स्पिन हो रही है इन एयर। ये जो हमने पहला डायग्राम बनाया है इसमें लिखते हैं बॉल स्पिन इन एयर। ठीक, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है तो साथ साथ में जो एयर टच में होगी वो भी इसके साथ साथ घूमेगी। ओके, अब हम दूसरा ले रहे हैं कि एक बॉल में तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का एक्शन क्या होगा। मान लीजिए ये बॉल है आपकी और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है इसके अंदर। ठीक, इससे क्या होगा कि जो आसपास की एयर होगी, बॉल तो आगे जा रही है तो जो एयर होगी वो इसके रिलेटिव बैकवर्ड मूव करेगी इस डायरेक्शन को। ठीक, क्योंकि बॉल आगे जा रही है। ये वेलोसिटी आपकी जो है वो हमने एयर की ले ली है v1। ठीक है, ये यहां पर लिख दे रहा है वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर। ठीक है, और ये बॉल है और बॉल की वेलोसिटी v है। बॉल 3 बना के लिखी जाएगी। ठीक, अब जरा देखें, जब आप किसी बॉल को मैच में स्पिन करते हुए और आगे की तरफ को फेंकते हैं तो उसमें इन दोनों वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन होगा। अब इनको हमने प्लस कर दिया तो रिजल्ट क्या होगा जरा देखें। ये जो बॉल है आपकी, ऊपर की वेलोसिटी को चेक करें, इसका वेक्टर राइट की तरफ है, ऐसे एयर साथ साथ इसके चल रही है, और इसका जो वेक्टर है वो किधर है, लेफ्ट की तरफ है। तो नेचुरल है ऊपर के वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, या थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसकी वजह से यहाँ पर जो नेट स्पीड होगी v1 वो कम हो जाएगी और यहाँ पर जो नेट स्पीड v2 होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों, इसका देखें एरो लेफ्ट को है और इसका एरो भी लेफ्ट को है, तो यहाँ स्पीड इंक्रीज हो जाएगी लोअर पोर्शन में। ठीक, तो नेट इफेक्ट से क्या होगा कि v1 जो आपका है, ऊपर वाली जो स्पीड है अपोजिट होने की वजह से ये स्पीड कम हो गई, v1 लेस देन v2। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम क्या है, वो सब में लिखना फार्मूला। कौन सा फार्मूला, P प्लस हाफ रो v स्क्वायर। वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। इसका मतलब v1 जो आपने लिखा है वेलोसिटी, इस जगह पर जो प्रेशर P1 होगा वो ग्रेटर देन P2 होगा। समझ गए होंगे बात कि इस जगह पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऊपर प्रेशर जब ज्यादा होगा तो ये बॉल को नीचे की तरफ दबाएगा। इससे इफेक्ट ये पड़ता है, वो हम यहां बना रहे हैं, जैसे ये बॉल है आपकी, अगर इसको आपने
क्लॉकवाइज स्पिन करके और वेलोसिटी v से आगे छोड़ दिया, और ये मान लीजिए यहाँ पर गिरना था, तो ऊपर से जब इसमें प्रेशर पड़ेगा एक्सटर्नल, ये प्रेशर डेल्टा पी लिख रहे हैं, ये प्रेशर जो एक्सटर्नल ऊपर से पड़ेगा, इससे ये यूजुअल पाथ पर नहीं गिरेगी और एक्चुअल पाथ इसका पहले ही आ जाएगा, क्योंकि नीचे को ये दब रही है। तो ये जब डायग्राम आप बनाएंगे तो यहाँ पर डायग्राम में ये जरूर बनाना, डायग्राम पेपर में, यहाँ पर बॉल, वैसे तो सभी बनाए तो ठीक है, ये आपका यूजुअल पाथ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूजुअल पाथ, और ये एक्चुअल पाथ होगा, एक्चुअल पाथ। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव या कहीं भी एग्जाम में हमने स्पिन करती हुई बॉल का एक केस लिया है, जिसमें जो बॉल आपकी थी वो क्लॉकवाइज जा रही है और हॉरिजॉन्टल। इसमें कई केस हो सकते हैं, बॉल आप एंटी क्लॉकवाइज भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं या किसी अदर उसमें भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है। आप यहाँ पर जरा नोट कर लें, 2-4 लाइनें लिखिए। रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स अपॉन द बॉल, ठीक से नोट करना थ्योरी। रिजल्टेंट फोर्स, इसी मैग्नस इफेक्ट में नोट करें, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स अपॉन द बॉल एट राइट एंगल टू द, एट राइट एंगल, राइट एंगल पर लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, ध्यान देना, एट राइट एंगल टू द linear motion in the downward direction, to the linear motion in the downward direction, resulting the ball to move along the curved path, along the curved path, ठीक है ना। और this effect is known as Magnus effect. This effect is known as Magnus effect. नाम है साइंटिस्ट का, उसी के नाम पर है, ये सभी नाम है जो आप पढ़ रहे हैं, बर्नौली थ्योरम, पैटेट ट्यूब, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर ये है। तो वैसे ये भी है, मैग्नस इफेक्ट नाम पर है। अब तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, लिखिए। बिल्कुल इसी तरह से जो एटॉमाइजर होते हैं और जो कार्बोरेटर होते हैं उनमें भी यही थ्योरी लगती है, ठीक है ना। उसका हम डायग्राम बनाकर आपको जस्ट जो है वो समझा दे रहे हैं कार्बोरेटर का या इसका। देखिए जो स्प्रे करते हैं उसको ऐसे ही आप समझ लें, यहाँ पर आप एक ट्यूब को अंदर डालते हैं, इसमें लिक्विड फिलअप है, और इस ट्यूब को जो अटैचमेंट करते हैं, आपने देखा होगा होली वगैरह में यूज करते हैं, तो ये एक बॉल्व लगा हुआ है और यहाँ पर ये नोजल लगा हुआ है। इसको जब आप, ये रबर की बॉल रहती है, इसको जब आप दबाते हैं, या वो भी रहता है पिस्टन सिस्टम भी रहता है, ठीक है ना, उससे भी एक ही बात है। कुल दोनों का पर्पज ये है कि जब इसको आप प्रेस करेंगे तो इसमें यहाँ एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। या आप पिस्टन का यूज करें तो पिस्टन का, सिलेंडर का जब यूज करें, ये सिलेंडर और यहाँ पर पिस्टन रहता है, उसमें डायग्राम थोड़ा बदल जाएगा। जैसे ये आपका मान लीजिए ये वाला पोर्शन है, इसमें हमने ये नोजल लगा दिया है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा दिया और ये रॉड लगा दिया, ठीक है ना, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है। तो पिस्टन को आप कंप्रेस करते हैं। कुल मिला के क्या होता है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 और अंदर जो वेलोसिटी होगी, तो अंदर तो वेलोसिटी लगभग बहुत कम होगी, वाटर का लेवल डाउन होगा, तो नेचुरल है कि जो v1 है वो ग्रेटर देन, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, v1 ग्रेटर देन v2 होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है और अंदर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो एयर आपकी फिलअप है कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर ऐसे बंद है टोटल, यहाँ पर जो प्रेशर P2 होगा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, यानी P1 लेस देन P2 होगा, तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है कि वाटर कंप्रेस होके इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है और एयर के साथ मिक्स होके स्प्रे के टर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। कुल मिला के आपने क्या किया, चाहे आप पिस्टन का यूज करें और चाहे वाल्व का यूज करें, आप उसको जब कंप्रेस करते हैं तो वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे वहां प्रेशर डाउन हो जाता है। कंटेनर के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर पाइप में चढ़ जाता है, ठीक है ना, और एयर के साथ मिक्स होकर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट आप नोट करें और उसमें लिखें
नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें, वर्किंग ऑफ एरोप्लेन, ब्रैकेट में लिख दें शेप ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करें। जो एरोप्लेन की जो विंग्स होती हैं उनका शेप, हम एक रफ डायग्राम सा बना रहे हैं, उनका जो शेप है वो कुछ इस तरह का होता है। एक तरफ को ये थिकनेस ज्यादा होती है और एक तरफ को ये कम होती है। तो जब ये विंग्स जो है, जब एरोप्लेन फ्लाई करता है तो ऊपर की जो एयर होती है यहाँ पर इस जगह पर ध्यान देना जरा, एक ही टाइम पर इसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं ऊपर वाले पोर्शन की, ठीक। ये अप पोर्शन है, ये डाउन वाला पोर्शन है। जैसे यहाँ की मान लीजिए लेंथ L1 है और ये टोटल लेंथ लिख लें कर्व वाली, ये L2 है, तो L1 ग्रेटर देन L2 होती है, ऊपर की लेंथ ज्यादा होती है। लेंथ ज्यादा होने से क्या होगा, सेम टाइम में जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। तो डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब v1 ग्रेटर देन v2 हो जाता है। यहाँ जो v1 होगी वेलोसिटी और नीचे जो वेलोसिटी v2 होगी उससे ऊपर वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी। और ध्यान रखना, जब इसमें आप डायग्राम बनाएं तो एयर की स्ट्रीम को जब दिखाएं, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, हर जगह डायग्राम में ध्यान रखना, तो एयर की स्ट्रीम को यहाँ पास, क्यों, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, स्ट्रीमलाइन पाथ होता है ना, तो यहाँ पास, और यहाँ जो दिखाएंगे एयर स्ट्रीम वो दूर, नहीं तो मिस्टेक होगी। पूरा डायग्राम ठीक से बनाना। ये एयरफॉयल है, विंग्स है उसका, ठीक। यहाँ स्पीड कम होगी, हमने लिख दिया। अब समझें, यहाँ पर प्रेशर P1 होगा, यहाँ पर प्रेशर P2 होगा, तो नेचुरल है कि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर वाला प्रेशर P1 लेस देन P2 होगा। और हर जगह जहां भी कंटिन्यूटी का यूज होता है वह A1 P1 A2 B2 यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन वहां कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखें। जहां बर्नौली का यूज होता है वहां पर बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे पेपर में, ठीक है। तो P1 यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, जिससे ऊपर की तरफ को थ्रस्ट लगेगा, ठीक। यहाँ इसके न्यूमेरिकल भी हैं, आते हैं टेस्टों में, ठीक। इसमें जो प्रेशर का डिफरेंस है वो डिफरेंस डेल्टा P होगा, P2 माइनस P1। हमें ध्यान आ रहा है कि जब हमने रुड़की में एंट्रेंस दिया था यूनिवर्सिटी का, उस समय इस पर एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, जिसमें एरोप्लेन पर अपथ्रस्ट पूछा गया था, ठीक है ना। पहले उसमें वेलोसिटी कैलकुलेशन करके, प्रेशर का कैलकुलेशन करके, और उसके बाद एरिया दिया था, एरिया मल्टीप्लाई करके और तब उसमें थ्रस्ट निकाला गया था। तो इसमें क्या करेंगे, आप चेंज इन प्रेशर निकालें, ठीक। P2 ग्रेटर देन है इसलिए हमने P2 माइनस P1 लिख दिया है, और जब चेंज इन प्रेशर निकाल लें तो अप थ्रस्ट, अभी नोट कराते हैं। अब थ्रस्ट यानी जो फोर्स ऊपर को लगेगा, वो जो चेंज इन प्रेशर निकाला है उसमें विंग्स का एरिया मल्टीप्लाई करके ऊपर टोटल अप थ्रस्ट आप निकाल लें। तो जरा ध्यान रखना क्वेश्चन को आप, ठीक है ना। और नीचे जरा नोट भी कर दें, इसको हमें ठीक से लिखाना पड़ेगा, इसे आप ठीक से नोट करें, ठीक। लिखिए, द अपर सरफेस ऑफ विंग्स, द अपर सरफेस ऑफ विंग्स इज मोर कर्व्ड then its lower surface and its head is more thick than its tail। ये हेड है इधर वाला, ये टेल है, ये ज्यादा थिकनेस भी बनाते हैं उसकी है, और भी कॉज हैं, ठीक है ना, थिकनेस देन इट्स टेल। स्ट्रीम लाइंस आर क्राउडेड टुगेदर above the wings, स्ट्रीम लाइंस आर क्राउडेड टुगेदर above the wings। अब आप अगर इसको नोट करना है, इसको चाहे इसके नीचे नोट कर दें और चाहे वहीं पर नोट कर दें, लिखिए ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, यहां पर आ गए हम डेल्टा P। इसके बाद, इस थ्योरी के बाद, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस ऑन द टू साइड्स ऑफ द विंग्स ए वर्टिकल लिफ्ट, ब्रैकेट में लिखा है डायनामिक लिफ्ट बोलते हैं, आपको पूछा जाता है, डायनामिक लिफ्ट एक्ट्स ऑन द एरोप्लेन। या थ्रस्ट पूछे कोई, अब थ्रस्ट तो तब भी यही लगा है,
अब नीचे जरा एक पैरा और छोटा सा नोट कर देना। देखिए, बर्नौली थ्योरम एलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये नेचुरल है कि किसी इतने बड़े एरोप्लेन को अपलिफ्ट करने के लिए अकेली बर्नौली थ्योरम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है ना, अदर भी हैं उसमें कॉज टेक्निकल, कुल मिलाकर ये हेल्प करता है सिस्टम में, एरोप्लेन की अपलिफ्टिंग में ये हेल्प करता है। एरोप्लेन की अपलिफ्टिंग में हेल्प करेगा। तो जरा नोट करें, बर्नौली थ्योरम एलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग ऑफ OFF है लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन विंग्स। Wings are usually tilted slightly upward so that air striking the bottom of the wings is deflected downward. इसका मतलब है कि जो विंग्स के नीचे का जो पोर्शन है, जैसे मान लीजिए किसी चीज को ऐसे कर्व बना दिया गया, तो जो नीचे का जो पोर्शन है इसमें एयर जो स्ट्राइक करती है और वापस आती है, वो चेंज इन मोमेंटम की वजह से भी ऊपर को अपथ्रस्ट लगता है, इस तरह की शेप बनाते हैं। फिर ध्यान दें, थ्योरी में लिखा है जो बर्नौली थ्योरम एलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन विंग्स आर यूजुअली टिल्टेड slightly upward so that the air striking the bottom of the wings is deflected downward. लिखा, deflected downward. The change in the momentum due to the change in momentum, a resultant upward force act on the wings. A resultant upward force acts on the wings. नोट किया? तो नेक्स्ट इसमें आप जो है ध्यान दें, हमने एरोप्लेन का करा दिया। इसी तरह से ध्यान देना, जो आपका केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में जो बर्नर होता है, बर्नर में आपने देखा होगा कि जो आप एक तरफ से बर्नर में यहाँ पर फ्लेम को के लिए इसको यूज करते हैं, एक तरफ से एयर फ्लो होती है और एक तरफ से आप गैस का फ्लो कराते हैं, बुन्सन बर्नर बोलते हैं। तो गैस की बर्निंग से यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसको प्रॉपर शाइनिंग के लिए या प्रॉपर हीट के लिए उसमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब गैस आप इसके अंदर फ्लो कराते हैं तो अंदर की स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने से प्रेशर कम हो गया, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटिक इसमें एयर का अंदर फ्लो कराता है, जिससे कि एयर और गैस मिक्स होकर वो बर्निंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के बर्निंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो जो बुन्सन बर्नर होता है या केमिस्ट्री में कोई भी बर्नर आप यूज करते हैं तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक, इसके अलावा जो फिल्टर पंप होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है ना। वैक्यूम बनाने के लिए यूज करते हैं। आप किसी, ये बहुत पुराना जो एक्सपेरिमेंट किए जाते थे उसमें अगर वैक्यूम को क्रिएट करना है तो उसके लिए ये बहुत यूज होता था कि आप किसी भी जगह पर जो है वो यहाँ पर जैसे कोई कंटेनर है उसके अंदर आप किसी लिक्विड का अगर फ्लो कराते हैं तो वहां पर लिक्विड का फ्लो कराने से वहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसमें एयर जो है वो बाहर चली जाती है। यानी किसी वैक्यूम को क्रिएट करने में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा आप अगर कोई बहुत छोटी सी स्मॉल बॉल को ले लें, पिंग पोंग बॉल बोलते हैं, और अगर एयर का फ्लो कराएं या वाटर का फ्लो कराएं तो वाटर की स्ट्रीम को, जैसे वाटर मान लीजिए ऊपर को फ्लो हो रहा है किसी उसमें, ये हम बना रहे हैं डायग्राम, जैसे आपने कोई फाउंटेन बनाया और इस नोजल से यहाँ पर ऐसे वाटर का फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर अगर कोई बॉल रख देंगे तो वो स्पिन करती रहती है और वहीं पर रुकी रहती है। ठीक है, स्मॉल बॉल को, इससे क्यों? क्योंकि इस जगह वेलोसिटी ज्यादा हो गई, ये एयर स्ट्रीम है या वाटर स्ट्रीम है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर पड़ता है जो कि इसको रोके रहता है।
तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे जो है यूज है। ये पिंग पोंग बॉल है प्लेस्ड ऑन वाटर फाउंटेन, पिंग पोंग बॉल प्लेस्ड इन दी वाटर फाउंटेन। हाँ, एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखना कि जो वाटर जब फ्लो होता है तो अगर कोई वाटर का डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना, जो डीप वाटर होगा, तो डीप वाटर जो है उसकी जो वेलोसिटी है नीचे, अगर वाटर बहुत डीप में होगा तो नीचे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। अगर वाटर का लेवल ज़्यादा है तो फिर नीचे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नीचे की वेलोसिटी जो है वो कम होती है। के फार्मूले को ड्राइव करते हैं उसमें इस पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान रखना कि हमने वहां पर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो होगा, जितने भी लिक्विड फ्लो होंगे उनमें फ्रिक्शन जरूर होगा, ठीक है ना। तो नेचुरल है कि वहां पर जो है वो एनर्जी लॉस जरूर होगा। तो जो विस्कस फोर्स है और जो बर्नौली की इनइक्वालिटी है उसको हम किसी कम्पिटिटिव आगे लेक्चर में या न्यूमेरिकल कराते समय बीच में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको प्रिपेयर करें ठीक से। ओके।